नमस्कार, राम राम। 11 अक्टूबर को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार, जिन्हें महानायक कहा जाता है, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन होता है। एक दिन का विलंब हो गया है, आज 12 तारीख है, लेकिन एक दिन के विलंब के बाद भी मैं उन्हें उनके जन्मदिन की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज अमिताभ बच्चन के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। लगभग 60 वर्ष का उनका करियर रहा है सिनेमा में, और इस 60 वर्ष के करियर में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी हारे नहीं। अमिताभ बच्चन के बारे में एक बात सर्वविदित है कि एक सुपरस्टार होने के बावजूद, एक नायक होने के बावजूद, सिनेमा के नायक, उन्हें जितनी गालियां दी जाती हैं इस देश में, जितनी अभद्र टिप्पणियां उन्हें सुनने को मिलती हैं, उतनी अभद्र टिप्पणियां या उतनी गालियां किसी अन्य सुपरस्टार को या उतने बड़े नायक को किसी भी भाषा के फिल्म में वो हों नहीं दी जाती। और यह भी एक सत्य है कि उन सभी टिप्पणियों, उन सभी अभद्रताओं पर अमिताभ बच्चन कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, न कोई जवाब देते हैं। हम अमिताभ बच्चन का एक तटस्थ आकलन करना चाहते हैं, निष्पक्षता से उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं कि वो नायक हैं या खलनायक हैं, वे अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, या अत्यंत ही रद्दी आदमी हैं। क्या अमिताभ बच्चन को दी जाने वाली गालियां ठीक हैं? इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, और उनके समकालीन, उनके पूर्ववर्ती जो बड़े स्टार हैं, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार, उनके पूरे आचरण के बारे में भी हम एक पड़ताल करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरे इस वीडियो के समाप्त होने तक आप बने रहिएगा। अमिताभ बच्चन 60 के उत्तरार्ध में फिल्मों में आते हैं और लगातार संघर्ष करते हुए 10 से 11 फिल्में उनकी जो हैं फ्लॉप होती हैं। जंजीर से वे सफल होने लगते हैं और उसके बाद वे पीछे पलट करके नहीं देखते हैं। लगभग 2 दशक, 1.5 दशक से लंबे समय तक वे सुपरस्टार रहे हैं। एक बात सर्वविदित है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार जब थे, उन दिनों में भी सबसे समर्पित, सबसे अनुशासित अभिनेता थे। यह मैं कहूं, ऐसी बात नहीं। उस समय के जितने बड़े बड़े दिग्गज निर्देशक रहे, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे व्यक्ति से लेकर के तमाम, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, टीनू आनंद, रमेश सिप्पी, सारे लोग, सबके एक मत थे कि अगर शूटिंग रात के 10, 11, 12, 1 बजे तक चली है और अगली शूटिंग का समय सुबह के 6 बजे, 7 बजे रखा गया है, तो 6 बजे रखा गया है तो 5:50 पर सेट पर उपस्थित होने वाले पहले व्यक्ति अमिताभ बच्चन होते थे। चाहे रात को पार्टी चली हो, दारू चली हो, जो भी चला हो, लेकिन वे अपनी टाइमिंग के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते थे। जबकि उसी दौर के जितने बड़े बड़े स्टार थे, उन सब में एक भी ऐसा नहीं था जो इतना नियमित, इतना अनुशासित रहा हो। इससे एक बात बहुत साधारण रूप से समझी जा सकती है कि जो काम अमिताभ बच्चन कर रहे थे, उस काम के प्रति उनमें एक अति विरल समर्पण था, जो कि अन्य अभिनेताओं, अन्य नायकों में नहीं था। राजेश खन्ना की बात करें, विनोद खन्ना की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, उससे पहले सुनील दत्त की बात करें, देवानंद की बात करें, राजेंद्र कुमार की बात करें, दिलीप कुमार की बात करें, इन सब में एक ऐसी प्रवृत्ति थी कि ये सब अपने हिसाब से निर्देशकों को चलाते थे। अगर मैं देवानंद को हटा दूं तो इन सब में ये बात थी कि ये अपने सुपरस्टारडम के नीचे ही रखते थे सभी निर्देशकों, निर्माताओं को। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि वे न केवल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का सम्मान करते थे, बल्कि उस पूरी यूनिट से जुड़े एक एक छोटे बड़े व्यक्ति, सबका सम्मान करते थे। सबके समय, सबके जो ऊर्जा जाती थी, जो सभी के पैसे खर्च होते थे उसमें पूरी यूनिट के, उस सब का उन्हें ध्यान रहता था। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन के बारे में जितनी ओछी टिप्पणियां की गई उस समय भी, उस टिप्पणियों का उन्होंने कभी भी कोई पलट करके जवाब नहीं दिया। एक समय वे राजनीति में आए,
फिर राजनीति छोड़ करके चले गए और उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे बस का नहीं है। यहाँ भी अमिताभ बच्चन की ईमानदारी ही सामने आती है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं राजनीति के लिए अनफिट हूं, मैं नहीं कर सकता। आज आप बहुत सारे अभिनेताओं के उदाहरण दे सकते हैं, देख सकते हैं कि जो राजनीति में आए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद उस पद पर बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वे बार बार चुनाव लड़ते रहे हैं। भले ही वे अपने क्षेत्र में कभी न जाते हों, कुछ न किया हो, लेकिन उसका लोभ संवरण वे नहीं कर सके। इस मामले में अमिताभ बच्चन उन सब से बहुत बेहतर हैं कि उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कि उन्हें राजनीति रास नहीं आई तो चुपचाप उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी बात यह कि आप सभी सितारों का निजी जीवन उठा करके देख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपने बूढ़े माँ बाप की अनन्य सेवा की है। हरवंश राय बच्चन के प्रति उनके मन में जो आदर है वह यहाँ वहाँ आज भी किसी भी मंच पर प्रकट होता रहता है। जब वे अत्यंत ही वृद्ध हो गए थे तब भी अमिताभ बच्चन उनकी सेवा में लगे रहते थे। आप किसी भी अन्य सितारे का उदाहरण खोज करके ला दीजिए जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप की इतनी सेवा की हो। अब आप कहिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि इन सभी बातों का मनुष्य के स्वभाव, उसके आचरण, उसके चरित्र से सीधा लेना देना है। अमिताभ बच्चन सबसे हिंदीदा कलाकार हैं। आप उन्हें गाली देते हैं, आप उन्हें अहिंदू कहते हैं, आप उन्हें अहिंदी कहते हैं, लेकिन आप सभी बड़े सितारों से उनकी तुलना कर लीजिए। ये सभी बहुत बड़े अंग्रेजीदा, बहुत बड़े उर्दूबाज, बहुत बड़े पंजाबी कल्चर के प्रवक्ता रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र हों, चाहे सुनील दत्त हों, चाहे राजेश खन्ना हों, चाहे विनोद खन्ना हों। और इन सब में भी अमिताभ बच्चन से कम नहीं, कहीं अधिक सेक्युलरिज्म था। जब आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं तब आपको उस इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ता है। यह एक सत्य है, इस सत्य से आप मना नहीं कर सकते। अमिताभ ने भी वही किया। लेकिन अमिताभ वहां रहते हुए भी अमिताभ से अधिक हिंदी प्रेमी अभिनेता आपको खोजे नहीं मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण केबीसी है। पिछले कई वर्षों से वे केबीसी में एंकरिंग कर रहे हैं और वहां उनका देशज रूप, जो विनम्र रूप है, जिस तरह से वे प्रतिभागियों के साथ वार्तालाप करते हैं, कभी ठेठ भाषा में, बोली में बोलना, उन सबको आदर देना, उन सबको रेस्पेक्ट करना, ये अमिताभ बच्चन का चलन है। ये उनके व्यवहार में दिखता है। वहां पर भी लोग, अनेक लोग, सैकड़ों हजारों लोग अब तक वहां आ चुके हैं। सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं उनकी, लेकिन उन सब प्रशंसाओं पर कभी उन्हें फूले समाते हुए हमने नहीं देखा। वे बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि नहीं नहीं, जो था हो गया, बस निभ गया जीवन। इस तरह की कोई बात नहीं कि उनमें कोई अकड़ दिखाई देती हो। पुरस्कारों के मामले में भी यही हुआ। जब उन्हें राजेश खन्ना को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, या उससे पहले या उसके बाद भी, वे हमेशा कहते रहे कि राजेश खन्ना ही असली सुपरस्टार थे। उन्होंने कभी किसी पूर्ववर्ती या समकालीन अभिनेता के बारे में ओछी टिप्पणी नहीं की, बुरी बात नहीं की। इन सब बातों से क्या समझ में आता है? एक व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि नाटक करता है, लेकिन कोई कितने लंबे समय तक नाटक करेगा? जीवन में अमिताभ बच्चन अगर 67-68 से काम कर रहे हैं तो समझिए कि 2025 है ये, तो लगभग 60 वर्ष का समय हो चला है उनके करियर का, जिसमें उन्होंने अनेकानेक उतार चढ़ाव देखे। लेकिन उस उतार चढ़ाव के बाद भी वे डिगे रहे। वे अथक और एक परम जिजीविषा वाले व्यक्ति हैं। बहुत वर्ष पहले मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, तब मैंने अमिताभ बच्चन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री थी, 1.25 घंटे की। उसमें अमिताभ बच्चन के जितने भी बड़े निर्देशक रहे थे उन सब का इंटरव्यू किया गया था मुंबई से। वो सब इंटरव्यू वहाँ से मंगवाया गया था, जिसे मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया था। उसमें एक एक निर्देशक, एक एक पटकथा लेखक, एक एक सह कलाकार यही कहते थे कि प्रोफेशनलिज्म में, आचरण में कोई अमिताभ बच्चन के बराबर नहीं है। तब फिर हम उन्हें क्यों गाली देते हैं? इसलिए कि अमिताभ बच्चन को बेधना बहुत सरल है, इसलिए कि हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसलिए कि अमिताभ बच्चन को टारगेट करना सबसे सरल है, सबसे आसान है। अमिताभ बच्चन ने जो भी किया है, जो भी पाया है,
वह सब उनके श्रम, उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत का नतीजा है। उसके पीछे कोई शक्ति नहीं रही है जिसने उन्हें बैक किया हो। एक समय अमिताभ बच्चन दिवालिया होने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने काम की जो रूपरेखा थी उसे बदला और नए सिरे से टीवी में आए और नई फिल्मों के साथ उनकी दूसरी तीसरी पारी शुरू होती है। उन पारियों में भी अमिताभ बच्चन अपने अभिनय का लोहा मनवाते रहे हैं। उनकी जो परवर्ती फिल्में रही हैं, जो बाद की फिल्में रही हैं, उन सब फिल्मों में उनकी क्रिएटिविटी दिखती है। अमिताभ बच्चन ने अपने आप को दक्षिण के सितारों से जब उनकी तुलना की गई, तब भी वे विनयावनत रहे। चाहे वो रजनीकांत की बात हो, चाहे कमल हासन की बात हो, चाहे मोहनलाल जैसे अभिनेता की बात हो, वे सभी उनसे छोटे हैं, जूनियर हैं, लेकिन वे हमेशा उन सब का रिस्पेक्ट करते रहे। वे बार बार कहते हैं कि रजनीकांत हमसे बहुत बड़े स्टार हैं, या कमल हसन के बारे में ये कहते हैं कि मुझसे ऊंचे अभिनेता हैं। दिलीप कुमार के बारे में हमेशा वो यही बोलते रहे। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति का आकलन करते हैं तब हमें समग्रता में करना चाहिए, या नहीं कि किसी ने प्रचारित कर दिया कि अमिताभ बच्चन ने इसका फायदा उठाया, उसका फायदा उठाया और यह कर दिया, वह कर दिया। आप चरित्र उठा करके देखिए। उसी चैनल में जब मैं काम कर रहा था तब अभिषेक बच्चन का विवाह हुआ था और अमिताभ बच्चन सब परिवार बहुत सारे मंदिरों की यात्रा पर गए थे। तब मुझे बहुत बढ़िया से याद है कि माननीय पत्रकारगण टिप्पणियां करते थे उनके ऊपर, ओछी अभद्रता से बोलते थे कि ये मंदिर मंदिर क्यों घूमता है। यानी अमिताभ बच्चन मंदिर जाए तो गाली, अमिताभ बच्चन अगर हाजी अली की दरगाह पर चादर चढ़ाने चला जाए तो गाली। यही काम दूसरे अभिनेता जीवन भर करते रहे, सारे सुपरस्टार करते रहे, लेकिन उन्हें कभी इस तरह से इतना उपदेश नहीं दिया गया, न इतनी गालियां दी गई, न इतनी अभद्र टिप्पणियां की गई। मैंने उनके जीवन के बहुत सारे पक्ष आपके सामने रखे। उनका आचरण, उनका व्यवहार, सह कलाकारों के साथ उनके पेश आने का तरीका, निर्देशकों के प्रति उनका स्वभाव। अनुपम खेर की एक बहुत सुप्रसिद्ध टिप्पणी है कि जब आखिरी रास्ता की शूटिंग चल रही थी और प्रचंड गर्मी में कहीं रेगिस्तान में ये बैठे हुए थे, वे बहुत शिकायत कर रहे थे कि एसी नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है। तभी उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन जो है दाढ़ी लगाए हुए, चेहरे पर लबादा ओढ़े हुए, कंबल ओढ़े हुए, चुपचाप एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जाकर के उनसे बात की और पूछा कि आपको गर्मी नहीं लग रही? तो अमिताभ बच्चन ने हंसते हुए कहा कि गर्मी के बारे में सोचेंगे तो गर्मी लगेगी। ये उनके प्रोफेशनलिज्म का तरीका था। वे कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, शिकायत नहीं करते थे। अपनी जो सुपरस्टारडम है उसको कभी भी हावी उन्होंने नहीं होने दिया। इसलिए अमिताभ बच्चन मेरे लिए हमेशा बहुत ही बड़े अभिनेता, बहुत ही बड़े कलाकार रहेंगे। निजी जीवन के बारे में अगर हम टिप्पणियां करने के लिए या उसकी पड़ताल करने के लिए जाएं तो ऐसा कोई स्टार नहीं जिसका जीवन आदर्श रहा हो। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार कितने अभद्र थे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अमिताभ बच्चन आज तक अमिताभ बच्चन हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा यह माना कि जो भी मिला है वह भाग्य से मिला है। सबको नहीं मिलता है, वे भाग्यवान थे इसलिए उनको यह सब मिल गया। उन्होंने कभी शेखी नहीं बघारी कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं बहुत बड़ा अभिनेता हूं, इसलिए मैंने यह सब हासिल किया। आज 83 वर्ष की अवस्था में अमिताभ बच्चन फेसबुक पर कुछ लिखते हैं तब लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उनके साथ इतनी खराब भाषा का प्रयोग किया जाता है कि मैं कई बार पढ़ करके हतप्रभ रह जाता हूं। लेकिन यह उस आदमी का बड़प्पन है कि वह सब सुन करके भी वे एक बार कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। राजनीति में भी यही हुआ था। जब गांधी परिवार के साथ उनका कुछ विवाद हुआ था और तब उनके ऊपर टिप्पणियां की गई थीं, तब भी उन्होंने यही कहा था कि राजा और रंक में कोई तुलना नहीं होती, वे राजा हैं, मैं रंक हूं। आप कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत कैलकुलेटिव हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि बार बार यही कहूंगा कि कोई व्यक्ति कभी न कभी तो अपना भेद खोलता है। अगर कोई आदमी इतना कैलकुलेटिव है तो कभी न कभी यह फांक भी छोड़ेगा, कभी न कभी इस बात का सुराग भी देगा कि वह एक बदमाश आदमी है। लेकिन उनके आचरण से ऐसा कभी नहीं दिखता है। यह उनके संस्कार हैं जो उन्हें विशेष करके अपने माता पिता से मिले हैं। मैं कहूँगा हरिवंश राय बच्चन के दिए हुए संस्कार हैं।
और हरिवंश राय बच्चन के प्रति, अपने पिता के प्रति जो आदर का भाव उनके मन में रहा है वह अनन्य है। इतना बड़ा स्टार जीवन भर उनके सामने झुका रहा, जीवन भर उनकी सेवा करता रहा। इसलिए अमिताभ बच्चन हैं। आप इस सत्य को माने या न माने, लेकिन संपूर्ण भारतीय सिने परिदृश्य में मुझे उनके जैसा बड़ा सुपरस्टार और उनके जैसा विनयावनत व्यक्ति दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। एकमात्र उदाहरण रजनीकांत का मिलता है। वे भी अत्यंत ही सीधे, सहज और सरल व्यक्ति हैं, जिनका कि बाहर भीतर ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उदाहरण आप खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमिताभ बच्चन के लंबे जीवन की कामना करता हूं और यह आशा करता हूं कि इस आयु में, जब वे केबीसी कर रहे हैं 83 वर्ष की आयु में, और उनके शरीर में अनेक बीमारियां हैं, अनेक रुग्णताओं से वे घिरे हुए हैं, उसके बाद भी वे सबसे पहले सेट पर पहुंच करके रिहर्सल करने वाले एक विलक्षण कलाकार हैं। इसलिए एक कलाकार के रूप में, एक नायक के रूप में, सिनेमा के नायक के रूप में हम हमेशा उनके प्रति आदर और प्रेम से भरे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।